So students, let's start our second learning outcome, that is crawling in three-phase induction motor. तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्रॉलिंग इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब ये क्रॉलिंग क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमने टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया था अपने थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए। पहले वो ड्रॉ करते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पहले टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक की, और हमने डिस्कस किया था कि जो आपका मोटरिंग मोड होता है उसमें जो आपके इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होता है वो अभी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब ये आपके मोटर स्पीड का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है, इस पर हमने अच्छे खासी डिस्कशन कर रखी है पहले भी। अब बात करते हैं कि क्रॉलिंग आपके इंडक्शन मोटर में होता क्या है और ये क्यों होता है। ठीक है, बेसिकली जो क्रॉलिंग होता है आपके इंडक्शन मोटर में वो नॉन ट्रिपलेंट हार्मोनिक्स के कारण होता है। ये आपको भी पता है कि जब आपका करंट पास होता है आपके स्टेटर वाइंडिंग में, तो वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, जो रिवॉल्विंग फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, वो आपका सिर्फ फंडामेंटल फ्लक्स नहीं होता, उसके साथ कुछ हार्मोनिक्स भी होते हैं। उसमें जो हार्मोनिक्स होते हैं उसका जो स्पीड होता है वो जितना क्या हार्मोनिक्स होगा उतना उसका स्पीड उतना ही कम होगा, और साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी हाई होती है। तो अब इस हिसाब से बात करें तो जो आपका ये जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है आपके थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, अब इसमें अगर हम नॉन ट्रिपलेंट हार्मोनिक की बात करें, नॉन ट्रिपलेंट हार्मोनिक जनरली क्या किया जाता है, जो 6n ± 1 हार्मोनिक्स होते हैं इसको बोला जाता है नॉन ट्रिपलेंट हार्मोनिक्स। ठीक है, ट्रिपलेंट हार्मोनिक के बारे में आपने अक्सर ये थर्ड हार्मोनिक के बारे में अक्सर आपने सुना होगा। तो वो थर्ड हार्मोनिक होता है जिसका इफेक्ट आपके मशीन में होता है। बट जो नॉन ट्रिपलेंट हार्मोनिक्स हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे हार्मोनिक जो जो आपके थ्री से डिवाइड होने वाले नहीं होते, थर्ड मल्टीपल नहीं होते हैं, थ्री के मल्टीपल्स नहीं होते हैं, आप उसे बोलते हैं नॉन ट्रिपलेंट हार्मोनिक्स। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे n = 1 रखते हैं तो आपके पास यहाँ पे दो हार्मोनिक्स निकल के आएंगे। एक आपका अगर n = 1 है तो 6 × 1 = 6 -1, ये हो जाएगा एक फिफ्थ हार्मोनिक, और 6 × 1 6 +1, तो ये एक हो जाएगा सेवेंथ हार्मोनिक। ठीक है, तो दो टाइप के हार्मोनिक यहाँ पे है जिसका इफेक्ट आपके इंडक्शन मोटर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक होता है फिफ्थ हार्मोनिक, दूसरा होता है सेवेंथ हार्मोनिक। अगर हम बात करें तो जो फिफ्थ हार्मोनिक होता है इसमें जो इसकी स्पीड होती है वो 1/5 ऑफ सिंक्रोनस स्पीड होती है। क्योंकि जो आपके हार्मोनिक्स होते हैं, जो आपका फंडामेंटल आपके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो जिस स्पीड पे रोटेट करते हैं वो आपका सिंक्रोनस स्पीड होता है। तो आपके जो हार्मोनिक्स होंगे वो भी एक रिवॉल्विंग फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो भी एक सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रहा होगा। तो जो आपके फंडामेंटल जो वेवफॉर्म है उसका जो सिंक्रोनस स्पीड होता है उसके 1/5 स्पीड पे आपका फिफ्थ हार्मोनिक जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रोटेट करता है। और अगर इसकी बात करें तो ये नेगेटिव सीक्वेंस का होता है। नेगेटिव सीक्वेंस कहने का मतलब है जो आपके रोटर का रोटेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये आपका एक स्पीड क्रिएट करे, यानी कि एक टॉर्क डेवलप करता है। ठीक है, अब अगर हम सेवेंथ हार्मोनिक की बात करें तो जो सेवेंथ हार्मोनिक होता है अगर मैं बताऊं तो सेवेंथ हार्मोनिक एक ऐसा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो 1/7 ऑफ सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। और ये जो होता है ये
पॉजिटिव सीक्वेंस, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका रोटर का स्पीड होगा उसी डायरेक्शन में आपका सेवेंथ हार्मोनिक का रोटेशन होता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इस दोनों का इफेक्ट, तो अगर मान लेते हैं सेवेंथ हार्मोनिक एंड फिफ्थ हार्मोनिक अगर अपने अपने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किए हैं इन्होंने, और उसके कारण भी तो आपका एक टॉर्क डेवलप होगा, वो जो कि आपके 1/5 ऑफ द स्पीड पे रोटेट कर रहा है। तो उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो आपका जो फिफ्थ हार्मोनिक होगा वो कैसा होगा? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमने जो फिफ्थ हार्मोनिक जो आपका रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड था उसके कारण जो एक टॉर्क डेवलप हो रहा था वो आपका इंट्रोड्यूस होता है फिफ्थ हार्मोनिक। ठीक है, सिमिलरली जो आपका सेवेंथ हार्मोनिक जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी अपना एक टॉर्क डेवलप करेगा जो कि इन फेज या इन फेज सीक्वेंस विद द या इन स्पीड ऑफ रोटर स्पीड, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटर स्पीड होगा वो। ठीक है, तो वो होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपको तीन कलर में मैंने तीन टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक आपको शो कर रहा हूँ। एक जो है वो आपका मेन फंडामेंटल जो टॉर्क इक्वेशन है वो है। सेकेंड जो आपने आपने देखा है वो फिफ्थ हार्मोनिक टॉर्क है। सेवेंथ हार्मोनिक टॉर्क आपने येलो कलर में शो किया है। तो अगर यहाँ पे बात करेगा, सपोज मान लेते हैं इसे आप लिख देते हैं फंडामेंटल टॉर्क, जिसके बारे में जनरली हम डिस्कस करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। बट चूंकि अब आपके मोटर में तीनों टॉर्क अवेलेबल है, आपका फंडामेंटल टॉर्क अवेलेबल है, थर्ड हार्मोनिक टॉर्क अवेलेबल है और सेवेंथ हार्मोनिक टॉर्क अवेलेबल है। तीनों टॉर्क अगर अवेलेबल होगा तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वही टॉर्क आपके रोटर पे अप्लाई होगा, है ना। तो अब बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो आपका टॉर्क डेवलप होता है, तो ये जो पॉइंट है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग पॉइंट है यानी कि आपने वहाँ पे जो भी आपने लोड कनेक्ट करके रखा हुआ है वो उससे उतना ही टॉर्क चाहिए, इसलिए आपका स्टार्टिंग टॉर्क आप पे आपके रोटर पे काम करता है और आपके रोटर को वो रोटेट करता है। ठीक है, यानी कि ये इसका स्टेबल पॉइंट है। बट अगर हम देखें तो फंडामेंटल टॉर्क, फिफ्थ हार्मोनिक टॉर्क और सेवन्थ हार्मोनिक टॉर्क, इन सभी को ऐड किया जाए तो इसका जो रिजल्टेंट टॉर्क बनेगा वो कैसा बनेगा? तो यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर में जो आपको टॉर्क का जो कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है उससे हम बोल रहे हैं टोटल टॉर्क। टोटल टॉर्क इसलिए क्योंकि वो आपके फिफ्थ हार्मोनिक, सेवन्थ हार्मोनिक और फंडामेंटल टॉर्क, तीनों टॉर्क का समेशन है जिससे आपको मिला है। अब अगर सपोज मान लेते हैं कि जो आपका स्टार्टिंग टाइम पे जो आपने टॉर्क प्रोड्यूस किया था, आप इसे बोलते हैं ना स्टार्टिंग टॉर्क, और स्टार्टिंग टॉर्क, इस टॉर्क पे आप इसलिए अपने रोटर को रोटेट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो या तो आप पे आपके मोटर पे जो भी लोड है वो तो आपने नो लोड पे या तो स्टार्ट किया, या फिर अगर आपने लोड अप्लाई किया है इतना कि जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क है उसे वो मोशन में कन्वर्ट कर सके, यानी कि जो टॉर्क है वो डेवलप हो सके और आपके रोटर का रोटेशन पॉसिबल हो सके। अब अगर सपोज ये मान लेते हैं कि अगर आपका रोटर रोटेट होता है और उस रोटेशन के साथ, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने अपने टोटल टॉर्क जो है वो हम अगर बात करें तो ये जो अभी हमने ड्रॉ किया वो टोटल टॉर्क है, क्योंकि ये आपके फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक एंड फंडामेंटल हार्मोनिक तीनों के टॉर्क को यहाँ पे जो आपका टोटल टॉर्क है वो क्या है? आपके फिफ्थ हार्मोनिक रोटेटिंग फील्ड, सेवेंथ हार्मोनिक रोटेटिंग फील्ड और जो आपका मेन मैग्नेटिक रोटेटिंग फील्ड है, वो तीनों का जो टॉर्क डेवलपमेंट है उसका समेशन यहाँ पे रोटर टॉर्क कहला रहा है, जिसको हमने सेपरेटली शो किया है। तो अब क्या है कि अब अगर सपोज मान लेते हैं कि ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क है, दैट मीन्स कि ये आपके रोटर को स्टैंड स्टिल कंडीशन से रोटेटरी कंडीशन में ले जाने के लिए एनफ है। अब इस कंडीशन में ये जो पॉइंट बन रहा है ये पॉइंट आपका स्टेबल पॉइंट बन रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे अगर आपने अपने रोटर को स्टार्ट किया, यानी कि आप अपने इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हो, उसका रोटर रोटेट होता है, लेकिन रोटर रोटेट होने के साथ ही
अगर आपके जो 7th हार्मोनिक के जो सिंक्रोनस स्पीड है, जो कि आपके फंडामेंटल सिंक्रोनस स्पीड के 1/7 होता है, वो उस स्पीड पे जाने के बाद ये एक सैडल पॉइंट क्रिएट करता है, जिसको हम बोलते हैं सैडल रीजन भी बोल सकते हैं। ये जो है इसे हम बोलते हैं सैडल रीजन। ठीक है, जो कि आपके टॉर्क, जो कि अगर देखा जाए तो आपके टॉर्क के हिसाब से ये स्टेबल पॉइंट है। जितना इसको स्टार्ट होने के लिए, जो आपके इंडक्शन मोटर के रोटर को स्टार्ट होने के लिए जो टॉर्क चाहिए थी, अगर आप देखो तो यहाँ पे वो उसे उतना ही टॉर्क मिल रहा है अपने सैडल रीजन पे। ठीक है, और इस पे आपका क्या होता है, रोटर रोटेट होने लग जाता है। और इस पे अगर आपका रोटर रोटेट होने लग जाता है तो देखो एक्चुअली क्या है कि जैसे आपका रोटर स्टार्ट होता है, वो उसका स्पीड जो है वो इंक्रीज होना चाहिए और उसको अपने रेटेड स्पीड के तरफ बढ़ना चाहिए, जहाँ पे स्लिप का वैल्यू कम होता है और उस कंडीशन में आपका रोटर रोटेट होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका रोटर स्टार्ट तो हो रहा है, बट वो सैडल जोन पे जाकर के एक नॉर्मल ऑपरेशन में आपका रोटर रोटेट करने लग जा रहा है, जो कि अपने जो रेटेड स्पीड है उससे वो स्पीड बहुत कम होता है, जो कि जनरली आपके 7th हार्मोनिक के सिंक्रोनस स्पीड के इक्विवेलेंट वो स्पीड पे रोटेट कर रहा होता है। और इस कंडीशन पे अगर आपका रोटर रोटेट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो सिंक्रोनस स्पीड होगा, आपके फंडामेंटल जो सिंक्रोनस स्पीड होगा आपके इंडक्शन मोटर का, और जो जिस स्पीड पे आपका रोटर रोटेट कर रहा है, यहाँ पे आपके स्लिप का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। और स्लिप का वैल्यू ज़्यादा होगा तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि आपका जो रोटर टॉर्क होता है, रोटर कॉपर लॉस होता है, रोटर कॉपर लॉस आपके एयर गैप लॉस, एयर गैप पावर के स्लिप टाइम्स होता है। अगर स्लिप का वैल्यू ज़्यादा होगा दैट मीन्स कि रोटर कॉपर लॉस आपका ज़्यादा होगा। और उस कंडीशन में चूंकि ये आपके लो स्पीड पे रोटेट कर रहा है, आपको सेम टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए हाई करंट ड्रॉ करेगा, तो इससे जो आपके कॉपर लॉसेस है वो इंक्रीज होंगी। और अगर कॉपर लॉसेस इंक्रीज होती हैं तो इसके बर्न आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये जो फेनोमेनन है इसको आप कहते हैं क्रॉलिंग, जो कि आपका क्या करता है, क्रॉलिंग क्या करता है कि आपके मोटर को उसके रेटेड स्पीड में जाने देने के बजाय जैसे वो स्टार्ट होता है उसको वो सैडल जोन में लेके जाता है, जो कि आपके 7th हार्मोनिक के सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होता है। और उस स्पीड पे आपके रोटर को रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे आपके रोटर के बर्न आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एट दैट पॉइंट आपका जो मोटर होता है वो हाई करंट ड्रॉ कर रहा होता है, आपके जो लॉसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और लॉसेस अगर ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और अगर वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो आपकी सर्किटरी बर्न आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए, और जो बेसिकली अगर बात किया जाए तो जो क्रॉलिंग प्रोसेस है, क्रॉलिंग प्रोसेस आपके स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, और वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इतना हाई स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करता है कि वो उसे उस सैडल जोन से खींचकर बाहर लेके चला जाता है। ये जो सिचुएशन बनती है, ये सिचुएशन बनती है आपके स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में। अगर मैं बात करूं तो कॉगिंग एंड क्रॉलिंग, इसके पहले हमने जस्ट कॉगिंग पढ़ा था, अब हम क्रॉलिंग पढ़ रहे हैं। ये दोनों के दोनों फिनोमेनन अगर देखो तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में पॉसिबल है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ये होता नहीं है, क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में आप एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, जो कि इतना हाई स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करता है कि वो आपके रोटर को कहीं पे भी मतलब ना उसको स्टार्ट होने से कोई प्रिवेंट कर सकता है, ना ही उसको क्रॉलिंग जोन यानी सैडल जोन में ले जाने की कोशिश करता है, और वो सीधा उसको अपने ऑपरेटिंग स्पीड पे ले जा करके रोटेट करने लगता है कि नॉर्मल आपको ऑपरेशन प्रोवाइड करवाता है। बट इन केस ऑफ स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, चूँकि आप यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं कर सकते, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए आपके कॉगिंग और क्रॉलिंग का इफेक्ट आपके स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर पर ज़्यादा पड़ता है। तो अब अगर बात करें कि हमने कॉगिंग की जब डिस्कशन करी थी, तो कॉगिंग में हमने ये पढ़ा कि आप अपने रोटर स्लॉट को स्क्वीज कर देते हैं, ताकि आपका जो स्टेटर स्लॉट और जो रोटर स्लॉट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा था वो वीक हो जाए, और आपका जो भी अवेलेबल स्टार्टिंग टॉर्क है वो उसे आपके रोटर को स्टैंड स्टिल कंडीशन से रोटेटिंग कंडीशन में लेके चला जा सके। इन केस ऑफ क्रॉलिंग, यहाँ पे आपके क्रॉलिंग को खत्म करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके रोटर को सैडल जोन से खींच करके आपको रेटेड स्पीड तक लेके जाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आप वाइंडिंग करते हैं अपने स्टेटर और रोटर वाइंडिंग जो आप करते हो,
उस वाइंडिंग में आप कोडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज करते हैं। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है कोडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ये हम सिंक्रोनस मशीन जब डिस्कस करेंगे तो उसके कंस्ट्रक्शन में डिस्कस करेंगे, और पूरी ब्रीफ डिस्कशन हमने इसमें करनी है, ताकि आपको ये क्लियर पता चलेगा कि आपका जो कोडिंग और जो डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइंडिंग है वो कैसे आपको हेल्प करता है आपके कंस्ट्रक्शन, और क्यों आप ऐसा करते हो। बट यहाँ पे अभी अगर हम बात करें तो सिर्फ आप इतना समझ के चल सकते हैं कि जो आपका क्रॉलिंग इन स्क्वायर केस, थ्री फेज स्क्वायर केस इंडक्शन मोटर में आपका क्रॉलिंग खत्म करने के लिए आप कोडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज करते हैं। So students, we have achieved our second learning outcome, that is crawling in a three-phase induction motor, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.